जिसकी वैल्यू आप कह रहे हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कुछ इक्वेशंस अगर आप y को डिपेंडेंट कह रहे हैं तो वो ट्रांसपोज हुई है वैल्यू उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर। अच्छा, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। हाँ, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन में तो नहीं पता होता कि ये इसको x के लिए सॉल्व करें या y के लिए, ठीक है ना। जिसके लिए भी करेंगे वो फिर एंडोजिनस हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रॉपर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकाली जाती है सॉल्व करके उसको एंडोजिनस कहते हैं। एक्सोजिनस क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन ये बड़ा एक बहुत लंबी डिबेट है इसको। अब आपने एक इक्वेशन को दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, आपको x और y की वैल्यू मिल गई। अब ये जब निकल आती है तो फिर ये एक्सोजिनस हो जाता है किसी और मॉडल के लिए। मतलब जैसे जो अभी हमने वैल्यू निकाली फॉर एग्जांपल से सेल्स की, अभी आप ये कह रहे कि ये एक्सोजिनियस है। ये तो वैल्यूज है ना, ये तो खैर अब जब इक्वेशन बन गई है ना, अब इसमें एक्सोजिनस वेरिएबल क्या होगा, एडवर्टीजमेंट की वैल्यू, तो वो जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बेसिकली ये अब डोमेन और रेंज में ये कन्वर्ट हो गया है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या वैल्यू बढ़ाते रह जाएंगे तो रेंज उसकी, हाँ एग्जैक्टली, तो ये डोमेन हो जाएगी exactly. और उसकी बेस पे वो रेंज निकल आएगी। ठीक ठीक, इस तरह से फिर ये चलता है। लटकी हुई है ये जो इनका सम क्या है, ये सम 0 है जी। ये y का जो डेविएशन फॉर्म है इसका भी सम 0 है, ठीक है। इसी तरह अभी हम म्यू की तरफ नहीं आए, y हैट भी मैंने यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं किया, हम वापस इसकी तरफ दोबारा आएंगे। ये म्यू है, ये म्यू जो ये जो आपकी इक्वेशन है ना, अभी जो हमने रिग्रेशन का आधा कॉन्सेप्ट सिर्फ कवर किया है, बाकी चीजें अभी छोड़ दी। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आखिर इंटरसेप्ट को हम क्यों डालते हैं, ये रिग्रेशन, ये हमारा y सर आपने पहले भी बताया था जहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट अल्फा बच रहा था, वो रिप्रेजेंट करते कि ये तो वो सेल्स हैं जो होंगी ही होंगी, तो वो अगर हम उसको 0 कर दें तो क्या है, तो इसका मतलब है कि सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही नहीं, वो तो कंसेप्चुअली आप बात कर रहे हैं ना सर। स्टैट में तो हम देखते हैं, जैसे फाइनेंस में शायद इसलिए नहीं देखते कि फाइनेंस में हमसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट देख रहे होते हैं उस चीज का, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इस वजह से भी शायद हम उसे इग्नोर कर देते हैं। नहीं वो चाहे हो या ना, ये नोट कर लें, ये दोबारा भी मैं आपको बताऊंगा। अल्फा या इंटरसेप्ट स्टैटिस्टिकल इक्वेशन में इसलिए होता है कि इसके अंदर जो म्यू है उसकी रैंडमनेस बायस्ड नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। उस जेन्युइननेस को इंश्योर करने के लिए हमें इंटरसेप्ट डालना पड़ता है। यानी अब इस कैसे पता चलेगा कि वो जेन्युइन रैंडमनेस है या जेन्युइन नहीं है, जब आप सम ऑफ म्यू करेंगे, म्यू अभी हमने एस्टिमेट नहीं किया, जब सम ऑफ म्यू करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। सम ऑफ म्यू उसकी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि सम वैल्यूज आर पॉजिटिव, सम वैल्यूज आर नेगेटिव, तो उसकी 0 तो वो नेट उसका 0 हो जाता है। लेकिन हम कैपम में सर ऐड नहीं करते, और यहाँ हम तो एक्सपेक्टेड रिस्क कैपम में भी ऐड करते हैं, एस्टिमेशन जब करनी होती है स्टैटिस्टिकल ऐड करते हैं। ये बाद में आपको समझाऊंगा कि ये उसकी ये अभी कुछ फर्स्ट लेवल के बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट है, ये फिर आगे इनकी एडवांस एनालिसिस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आएगी।
अभी के लिए हम इंटरसेप्ट को यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है कि इसको जीरो करना है या नहीं करना, हम जीरो नहीं करेंगे, ताकि जो म्यू के अंदर जो जेन्युइननेस है, जो अनबायस्डनेस है, वो प्रिवेल रहे। ये बाद में हम इसको दिखाएंगे कि कैसे। ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल अगर करना है, ठीक है। देन कम्स द आउटपुट रेंज, के आउटपुट कहाँ देखना चाहते हैं वो बता दें। अगर हम यहां से स्टार्ट करें, ये आउटपुट रेंज है, ये रेजिडुअल्स हैं, ठीक हो गया। बाकी अभी मेरा ख्याल है यहां तक कर लेते हैं अभी, फिर आगे चलते हैं। ये रिग्रेशन में गए हम एक्सेल में। सर 1 मिनट का सॉरी टू इंटरप्ट, रिव्यू कर लें। चलें, ये दोबारा देखें, जल्दी होगा। ठीक है सर, बस क्लिक कर लें। ये किया, ये मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये हम गए हैं इधर से, ये डाटा एनालिसिस, ठीक है जी। ये रिग्रेशन नीचे लिखा हुआ है, उसको एंटर किया। फिर ये जहाँ से, इसके दो तरीके हैं, यहाँ कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इस खिड़की में से बाहर झांक के देखेंगे कहाँ पे है, और वहां से इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद एंटर कर दें। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप, ये पहले हमने चूज किया हुआ था एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स हमारा एडवर्टीजमेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमने लेबल को सिलेक्ट इसलिए किया है कि हमारी हेडर रो में वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है, मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ भी है पहले। यस सर। तो ये आउटपुट रेंज हमने बतानी है कि आउटपुट कहाँ हम देखना चाह रहे हैं। कहीं भी आप इसको ये क्लिक करेंगे तो वहां से एक्सेल जो है उस सेल से राइट वर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं आएगा। तो ये रेसिड्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमने ओके किया, जो बच जाती है ये पैकेज ऑफ रिजल्ट्स हैं, ये हमने सारे, ये तो कर देता है, लेकिन हमने इनको समझना है कि ये क्या है। हमने इंटरसेप्ट, यही था हमारा इंटरसेप्ट जो हमने स्टेप्स में किया। ये हमारा स्लोप था, ये किया, तो इसका मतलब हमने सही किया जो स्टेप्स में किया। ठीक होगी। तो यहां तक तो बात क्लियर होगी ना कि इतना हिस्सा जो डायरेक्ट ये एक्सेल करता है उसको स्टेप्स में हमने करके दिखा दिया। स्लोप आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। आगे ये कह रहा है मल्टीपल आर, ये क्या चीज है? एक वेरिएबल का ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट, और ये कम से कम होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मल्टीपल आर क्या चीज है? सर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स ऑन बाय। थोड़ा सा रिलेशनशिप तक बात ठीक है। यस सर, ज्यादा की रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन से वेरिएबल? सर ये जैसे सिंपल इक्वेशन करते हैं और फिर जब मल्टीपल, अगर यहाँ पे इक्वेशन में है सपोज देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उनका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से मैंने इस इक्वेशन में कहीं वाई हैड लिखा था। यस जी सर। अच्छा, वो है चला गया। तो शायद इसी वजह से सर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वैल्यू कम होता है। मैं इसकी तरफ आता हूँ, मैं इसकी तरफ जो हम एस्टिमेट कर चुके होते हैं उसके ऊपर हैड लिख दें। कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कह दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये हमने यहाँ तक बात खत्म कर दी थी। यस सर। आगे है वाई हैड सीरीज। वाई हैड सीरीज कैसे आती है, जो मैंने जहाँ भी क्वेश्चन
इसके अंदर अल्फा हैट की वैल्यू है प्लस बीटा हैट की वैल्यू। ये देखें ये कैसे आता है, इक्वल टू अल्फा हैट हमने कहां से निकाला हुआ है, ये इंटरसेप्ट ये निकाला हुआ है जी। ये प्लीज जरा पहले बोर्ड पे देख लें। 6.5 अल्फा हैट किया मैंने, इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करते हैं, डॉलर से ये अल्फा सिलेक्ट हो गया प्लस अब बीटा सिलेक्ट करना है। बीटा कहाँ पे है, इससे ऊपर, ये स्लोप, इसको भी फिक्स किया क्योंकि इन चीजों ने चेंज नहीं होना। मैंने क्या किया है, अच्छा आपने इंटरसेप्ट लिए, बीटा भी है इंटरसेप्ट फिक्स किया, आप स्लोप लिए सर, अब आपने एक्स लेना ना, ये अब आगे एक्स की वैल्यू लेंगे। बीटा का सही किया है जी सर। जी सर। इक्वेशन क्या लिखी थी जरा देखें, वाई हैट इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट। हम बीटा हैट तक पहुंचे हैं, उसके साथ एक्स भी तो है जी। मल्टीप्लाई बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये जो बड़ा कैपिटल एक्स। ठीक है। इक्वेशन देख लें, कमांड कैसे हम करनी है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है जी, ये क्लियर है। ये इसको एंटर किया, ये वाई हैट की एक वैल्यू आ गई। वाई हैट की पूरी सीरीज जो है इसी तरह ट्रैक करेंगे। ये सारे मल्टीपल एक्स आर निकल आएंगे, ये सारे मल्टीपल, ये सारी सीरीज है रिग्रेशन लाइन की। एस्टिमेटेड वाई। अभी इसको समझे जरा, वाई क्या है, सेल्स है। जी सर। डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कौन सा वाई है फिर, ये वही वाला रिग्रेशन वाई है। ये आफ्टर द इफेक्ट ऑफ नो नो नो, ये सर मुझे रेसिडुअल वाला था जब मैंने सारी एस्टिमेशन करने के बाद। ठहरे ये ओरिजिनल वाई है जहां मेरा कर्सर है। जी सर। ये एस्टिमेटेड वाई है या वाई विच हैज बीन फोरकास्ट बाय द रिग्रेशन। रिग्रेशन वाई है। एक तो आपने डाटा इकट्ठा किया ना, एक आपने सेल्स कैलकुलेट की है, जब आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, बीटा कैलकुलेट कर लिया, इसको कहते हैं फोरकास्ट वैल्यू ऑफ या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स। जो आपके पास डाटा गिवन है उसको कहते हैं एक्चुअल सेल्स। वो एक्चुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने डाटा इकट्ठा किया ना, असल में वही था। तो ये एस्टिमेटेड सर रिपीट कीजिएगा, जो एक्चुअल सेल है वो तो डाटा हमारे पास था जी। ये अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दिया, इंटरसेप्टर वो डाल ये अल्फा बीटा की वैल्यू डालने के बाद और एस्टिमेटेड सेल जो है वो आफ्टर निकाल एस्टिमेटेड सेल का मतलब नाम एस्टिमेटेड सेल अल्फा ये वाई हैट का। ठीक है, दोनों अल्फा बीटा इसमें डालें जी तो ये सीरीज आ गई। जी जी। अब अगर मैं यहाँ पे अब देखिए मैं कोरिलेशन निकालता हूँ, इक्वल टू CORREL, कोरिलेशन ऑफ, बोर्ड पे देखें ना प्लीज, ये एक्चुअल वाई कॉमा लगा के और ये फोरकास्ट वाई या एस्टिमेटेड वाई, इसका आंसर क्या आता है 0.91627। अच्छा अब जरा इसको काबू रखना है, लिख लें बेशक 0.91627। हमने इस शीट पे, प्लीज बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, ये जो मल्टीपल आर है इसकी क्या वैल्यू है, सेम वही है। अब समझ आइए ये क्या चीज, कोरिलेशन ऑफ एक्चुअल वाई एंड एस्टिमेटेड वाई। हाँ, एस्टिमेटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल इसकी गाइडलाइंस क्या है, जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर है। मल्टीपल आर क्या चीज है, मल्टीपल आर इज द रिलेशनशिप बिटवीन
तो सर ये जो अभी हम ना अकाउंट्स में एक्चुअल कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, हाँ जी, क्योंकि मेरी तो ये फील्ड, उसमें हम ये करते हैं, एक तो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्टिंग और आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द ईयर हम एक्चुअल कॉस्ट, उससे जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। ठीक है, ऐसी है ना, यहाँ लॉस कितना है उसके मुताबिक आपकी थ्योरी के मुताबिक 100 में से ये माइनस कर देना, तो आपकी बात समझ गया हूँ। 100 में से माइनस करें, ये 91% है। यस सर, डॉट में है ना? यस सर, परसेंट में ये 91% है, 91 तो कितना कम है? 9%। 8.5-9% का फर्क है। ठीक है, यस सर। तो ये 8.5-9% का मतलब क्या है? ये जो आपकी वेरिएशन आ रहा है स्टैंडर्ड, आपकी रिग्रेशन ने 91% तक सेल्स को सही प्रिडिक्ट किया है, बाकी अननोन फैक्टर्स हैं कोई भी हो सकता है, बाकी 9% रह गया है। वैल्यूज हैं अभी अब म्यू इस सेंस में है कि ये अभी म्यू की बिखरी हुई शक्ल है। ठीक है, इसको भी इकट्ठा करेंगे। तो 9% डॉट्स जो हैं वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर नहीं है, वो रिग्रेशन लाइन से डिविएट कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने जो क्वेश्चन किया था कि ये तो एक ही वैल्यू एक्स है और एक ही वाई है, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों होती है? एवरेज वैल्यू सर आप? हाँ, एवरेज में, तो चाहे वो एक सैंपल हो या 1000 सैंपल। क्यों, मुझे टाइम सीरीज समझ आ गई, मैं उस तरफ नहीं सोच रही। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे डॉट जो है वो लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये रिग्रेशन की लिमिटेशन है। होती है। हाँ, अब इसकी समझ आ गई मल्टीपल। इसमें से एक एक करके हमने सारे करने हैं ताकि आपको इसका सही कंसेप्ट समझ आए। वो जो पिछली कहानी है वो खत्म। ठीक है, तो ये मल्टीपल आर्क मॉडल जो है, आगे है आर स्क्वायर। ये क्या चीज है सर? इसके ऊपर मल्टीपल आर का स्क्वायर लिया। नहीं सर, हमें जो बताया गया था ये 0.5 से ज्यादा होना चाहिए तो आपका मॉडल अच्छा होगा। नहीं। तो आप कह रही हैं इसका स्क्वायर है, तो करके देखें ना। नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है। इक्वल टू दिस रेज़ टू पावर 2 जी सर, इसका स्क्वायर ही। ठीक है, बाकी वो यकीन आ गया क्योंकि मल्टीपल आर का स्क्वायर ही 9 से 81 और मैंने सिखाया गया था एमएस में, ये बताना है कि ये 83% ये पता दिखता कैसे, और बाकी 7% जो है वो मार्केट में अदर फैक्टर्स हैं जो इसमें हमने कैलकुलेट। वो ठीक है, अपने हिसाब से ठीक होगा। सर अब आप ये है कि जो मल्टीपल आर है इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा आर स्क्वायर होगा। हर दफा नहीं आएगा, ख्याल रखना है। ये 2 वेरिएबल रिग्रेशन है, इसमें तो आ गया है, हर जगह जरूरी नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे ये थ्योरी ये ठीक है कि ये मल्टीपल आर का ये स्क्वायर ही है। तो इसको कहते क्या है उसका तो समझ आ गई। मल्टीपल आर ये कोरिलेशन है, रिलेशनशिप है कि कितने % एक्चुअल वैल्यू को रिग्रेशन ने प्रिडिक्ट कर लिया, 91%। इसका क्या मतलब होगा? तो इससे ये भी तो वेरिएशन ही एक्सप्लेन करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएशन, लेकिन मल्टीपल आर वेरिएशन नहीं करता जिससे वो ठीक है। तो ये आर स्क्वायर जो है इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। इसको अगर आप परसेंट में कन्वर्ट कर लें तो ये 83.9% बनता है, तकरीबन राउंड ऑफ करके 84%। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो हमने मल्टीपल आर पढ़ा उसमें ये हमें बता रहा है कि 91% तक ये हमें रिजल्ट को दे रहा है, बता रहा है, और मल्टीपल आर से हमें बता रहा है कि इसमें वेरिएशन कितने % है। ये वेरिएशन होता है सर, क्योंकि इसका ताल्लुक वेरिएशन और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। हाँ, ये वेरिएशन किस चीज में?
ये जो हमारे रिग्रेशन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट वेरिएबल में सेल तो ये 83.9% वेरिएशन। तो वेरिएशन तो 100 से मेजर करेंगे ना, टोटल वेरिएशन को अगर हम 100 कहेंगे तो ये तो 83.9% ये क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब वो आपकी बात आ जाएगी तो बाकी 7% तो यहाँ उसका जवाब मिलता है कि जो म्यू के अंदर जो सारे फैक्टर्स थे, मेरी बात सुन लें, जो मैंने बताया था शुरू में कि सेल्स में जो वेरिएशन के दो सोर्सेज हैं, एक वो सोर्सेज है जो नोन है जो डेटा हमने लिया, एक वो है जो अननोन। तो अननोन सोर्सेज की वजह से जो वेरिएशन आ रही है सेल्स में वो 100 माइनस 83.9% निकाले हैं, तकरीबन कोई 17% के करीब। ये हमारे जी 16.5-17% के करीब जो वेरिएशन है सेल्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ दी अननोन फैक्टर्स। ठीक है, जो व्यू के अंदर शामिल है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये इस वजह से है, इस वजह से है, इस वजह से। उनको हम कहते हैं ऑल पॉसिबल रीजंस, प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल कुछ भी which you can logically think of, उसकी वजह से। तो उसके बाद एडजस्टेड आर्स का यहाँ पे मेरा ख्याल डिस्कस करना ज्यादती होगी। एडजस्टेड आर्स का इसको बाद में करेंगे। इसमें जब मल्टीपल रिग्रेशन हो तो फिर ये रेलेवेंट होता है। 2 वेरिएबल रिग्रेशन के केस में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन। पहले ये निकाल लें, ये जो हम कह रहे हैं कि 17% इसकी वजह से है स्टोकेस्टिक फैक्टर्स या अननोन फैक्टर्स। सर ये जो हम एडजस्टेड आर्स कह रहा है, आई थिंक इसलिए हम यूज करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में कि जो हमारा 70% वेरिएशन है इसको हम खुद एडजस्ट कर सकें। नहीं, इसे अभी छोड़ दे। राइट सर, ऐसा हो जो कंसेप्ट आपने बिल्ड किया उससे भी जाए, इसलिए फिलहाल इसको छोड़ें। अब आ जाएं आगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन है ये, इसको मीन रूट स्क्वायर एरर भी कहते हैं। ये क्या चीज है? ये जो म्यू है ना, म्यू इसके वेरिएंस को सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा सिंबल यूज करते हैं। सिग्मा जो म्यू नहीं था, जिस तरह हमने एक्स का वेरिएंस निकाला, जिस तरह हमने वाई का वेरिएंस निकाला, इसी तरह पहले ये देखें ये म्यू होता क्या है, उसका वेरिएंस क्या होता है, फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। वापस आए, ये हमने वाई हैड तक कर लिया था। वाई हैड और वाई के दरमियान जो कोरिलेशन है उसको कहते हैं मल्टीपल आर। म्यू क्या चीज है? म्यू है ये वाई और वाई हैड के दरमियान गैप, जो प्रिडिक्ट हुआ है, जो एक्चुअल है, हर पॉइंट के ऊपर कितना गैप है। वाई हैड ये ऊपर y माइनस वाई हैड, ये देखें इक्वल टू, इसको बोर्ड पे देख लें जरा प्लीज, ये कहां से निकला? इक्वल टू y, ये y की वैल्यू माइनस y की। ठीक है, ये दोनों आपके सामने है, सिलेक्टेड है। इसको ड्रैग किया हुआ नीचे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमने जब मल्टीपल आर निकाला तो हमने कहा कि ये y और y हैड सीरीज के दरमियान एक कोरिलेशन है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। कितना साथ चलते हैं? 91% तक। और बाकी कितना है? तकरीबन नहीं, वो 91% था। ये लिखा हुआ सामने 91% था, तो 9% रह गया तकरीबन। बाकी तकरीबन 8.5-9% तक वो रह गया था। ये जो 8.5-9% वाली बात है, ये कोई सीरीज है ना, तो उसको टोटल किया तो फिर परसेंट निकला। तो हर पॉइंट के ऊपर
कितना फर्क आ रहा है। तो ये एक पॉइंट के ऊपर फर्क निकाला हमने डिफरेंस लेके, ठीक है। दूसरे पॉइंट के ऊपर फर्क निकाला, ये तीसरे पॉइंट के ऊपर फर्क है। ये सारा पूरी जो रिग्रेशन लाइन बनी हुई है उसके हर पॉइंट के ऊपर, तो वो 8 पॉइंट समथिंग इनकी टोटल से आ जाएगा एग्जैक्टली। तो वाई हैड जो एस्टिमेटेड है और जो वाई एक्चुअल है उसके हर पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर, ये हर पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस है, ठीक है सर। ठीक है, एक वाई की लाइन है, एक वाई हैड की लाइन है, दोनों में कितना फर्क है, कितना करीब है, कितना एक दूसरे से दूर है, ठीक है। टोटल तो हमें पता लग गया कि 7-8%, 9% तक टोटल एक दूसरे से फासला है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर कितना है, एक पूरी लाइन है। हाँ सर, आपने कहा था जो म्यू होता है वो आखिर में जब उसको सम करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अभी उधर ही जा रहे हैं सर, वही समझ नहीं आया। नहीं, अभी उधर गए ही नहीं है, आप कैसे समझ आएगा। यस सर, अभी हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब अगर ये रैंडमनेस जेन्युइन है, इसमें अल्फा डाला हुआ है, तो देखते हैं इसका, ये इसका सम है, मेरा एवरेज निकाला हुआ, तो सम भी निकाल लें, इधर नीचे निकाल लें, इक्वल टू SUM सम ऑफ दिस सीरीज। ये ऊपर जो ये सारे जितने ये गैप आ रहे थे ना पॉइंट के ऊपर, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, ये रेस टू पावर अगर हम इसको डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाएं, इसका तरीका कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सेल प्रॉपर्टीज में चले जाएं, फॉर्मेट सेल, और जहाँ पे ये नंबर हैं इसके 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक करके आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, क्योंकि ये सैंपल बहुत छोटा है, अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये और भी ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। तो ये सम ऑफ दी म्यू इज ऑलवेज 0। तो अगर इसका वेरिएंस निकालना हो, वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, इसका स्क्वायर लेते होते हैं जी, जैसे हमने x का लिया, जैसे हमने y का लिया, ये इसी का स्क्वायर है। ये देखने इक्वल टू, मैं सामने करके दिखाता हूं ताकि ये इधर इक्वल टू, ये इसका मैंने ये बोर्ड पे देख लें, रेस टू पावर 2 लिखा है, ये इसका ये पहला यही लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर आगे इसको ड्रैग किया हुआ। जब हम इसको ये नीचे एवरेज करते हैं तो ये वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट लें, SQRT लिखते हैं स्क्वायर रूट के लिए। जो वेरिएंस ऑफ म्यू है, ये है सम ऑफ म्यू स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं, नीचे सैंपल साइज -2। ये 2 क्यों माइनस करते हैं, 4 क्यों नहीं करते, 5 क्यों नहीं करते, ये 2 की 20 कर रहे हैं ना, ये वेरिएंस है। इसको आमतौर से सिग्मा स्क्वायर से लिखा जाता है। ये इसके फॉर्मूले -2 क्यों है, सर जैसे हम एक्चुअल वाई और एस्टिमेटेड वाई का 2 का कर रहे हैं, हमने 2 पैरामीटर एस्टिमेट किए, एक अल्फा था, एक सर अगेन सर ग्रुप रन ग्रुप वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, ग्रुप डाटा रन। ये आप याद रखें कि सैंपल साइज तो नोन है ना, एन तो जो भी होगा पता होगा। तो ये जो -2 है ये हमेशा -2 नहीं होगा अगर आपके मॉडल में 3 वेरिएबल्स हैं, 2 IVs हैं, 1 DV है, तो 2 स्लोप पैरामीटर्स होंगे, 1 इंटरसेप्ट होगा। हमारे मॉडल में 1 IV था, 1 DV था, 1 स्लोप था, 1 इंटरसेप्ट था, 2 पैरामीटर एस्टिमेट किए हमने, इसलिए -3। जब आप 3 पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे -3,
जब 4 करेंगे n-4, जब 10 होंगे आपके मॉडल के अंदर तो n-10, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो अगर हम यहाँ पे नोट करें, आपके इसमें है ना कैलकुलेटर, तो जरा मैं यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। ये सम ऑफ न्यू हेड स्क्वायर मैंने निकाला है, ये आया था ये था जी, यही था 11.96 था मेरा ख्याल है। सैंपल साइज 24 है जी, 22 -2 हो गया। 11.96 डिवाइडेड बाय 22 क्या जवाब आता है? 0.5436 नहीं 5436 है। 0.5436 ये तो सिग्मा स्क्वायर वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए स्क्वायर रूट देते हैं ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी 0.5436 का स्क्वायर रूट, क्या जवाब आता है? ये सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें हर चीज महफूज है, इसको मैं सेव कर दूँ जी। क्या आंसर है जब स्क्वायर रूट लेते हैं? 0.737। अच्छा, अब ये देखें, इधर आ जाए, वो उसको नोट कर लें आप। 0.7 मैं यहाँ निकाल दूँ इसको, जैसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये है SQRT ऑफ इक्वल सॉरी यहाँ इक्वल टू SQRT ऑफ दिस नंबर, ये नंबर है डिवाइडेड बाय 22 ये था आपका जी सर। और इसको काबू रखना है। इधर कहीं नजर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं कर्सर ले जाता हूँ। इसने ये क्या कहा हुआ है? ये कहता है स्टैंडर्ड एरर। ये किस चीज का स्टैंडर्ड एरर है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन। तो ये आपने कहा था कि गैप बिटवीन एक्चुअल वाई एंड एस्टिमेटेड वाई, वो तो म्यू था। इसके बारे में क्या गाइडलाइंस है? सर के चांसेस ऑफ एरर इस डाटा के रिजल्ट्स में जो है ना वो इतना है। मीन रूट स्क्वायर एरर कहते हैं, जितना कम होगा उतना ही अच्छा हो, 1 से नीचे ही होगा। इसकी गाइडलाइंस भी है नहीं, पॉइंट वो वाली बात, वो बातें नहीं है कितना हो, मिनिमम साइड पे। अगर 4 रिग्रेशन है, 4 में से वो बेहतर होगी जिसमें ये कम होगा। Sir, we can say that sir, data is more deviated from the mean, sir. हाँ, अगर ये ज्यादा होगा तो फिर ऐसी Yes, sir. more deviated. Yes. रिग्रेशन अगर कम होगा तो मीन के कम होगा तो अच्छा। अब ये आ गया, ये आपको ये इससे आप ये नंबर को याद आता है कौन सा? अभी हमने यूज किया ये कंट्रोल बी में कर रहे ये सर न्यूज था ये हमारा, ये सम ऑफ म्यू दिखाऊं मैं ये, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई कि ये अब हम किधर जा रहे हैं। ये चीज है, तो ये क्या चीज है फिर? अच्छा, चले उसको जोड़ें नीचे वाला टोटल
सही स्टैंडर्ड एरर है ना, तो उन्होंने। अच्छा पहले मैं ये ऊपर एब्रीविएशन आपको बता दूं ये क्या क्या है। ये ऊपर एसएस लिखा हुआ है, इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर, और जो एमएस लिखा हुआ है वो है मीन सम ऑफ स्क्वायर। एक एस नहीं आया, एक्सेल नहीं देता, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर है वो पूरा लिखते हैं। जैसे ये टोटल एरर जो है स्टैंडर्ड एरर, इसके दो बताए हुए कि रेजिड्यूअल और वो कितना एब्रीविएशन में कितना है, उस बात को छोड़े। अच्छा रेजिड्यूअल तक कहानी ठीक होगी। ठीक है सर। तो ये नीचे वाला क्या है? दोनों का सम है सर नीचे। दोनों का तो सम है, लेकिन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज है। ये y है, ये y स्क्वायर हो गया, इसका सम कहीं निकाला हुआ हमने, ये सम है 74 अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, ये वही चीज है कि नहीं? सर इसमें हमने वाई और वाई स्क्वायर का सम लिया है, स्मॉल y, स्मॉल दोनों स्मॉल y का स्क्वायर है। नहीं दोनों का क्या मतलब? रेजिड्यूअल तो वो तो सम ऑफ म्यू था, म्यू स्क्वायर। इसको आप भूल जाए, ऊपर अनोवा लिखा हुआ है या क्या है, इसको छोड़ें। जो चीजें निकालते जा रहे हैं वो पता लग गया है कि ये चीज किधर से आई है। ये चीज जो उधर निकाली है, इधर इसने कहीं टेबल बना दिया हुआ है, हम भी ऐसे बनाएंगे। तो जब ये हम निकाल सकते हैं तो फिर ये सब कुछ हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी थोड़ा इसको सम अप करते हैं कि क्या हमने कैलकुलेट किया। हमने अल्फा बीटा कैलकुलेट किया, वो वेरिएंस उससे पहले निकाले ताकि निकाल सके। उसके बाद फिर हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डीवी निकाला वाई हैट, वही अल्फा बीटा की वैल्यू डाल के एक्स के लिए ड्रैग किया तो वो निकल आई वाई हैट। फिर हमने वाई हैट और एक्चुअल वाई यानी एक्चुअल सेल्स और प्रिडिक्टेड सेल्स। प्रिडिक्टेड सेल्स क्यों? क्योंकि प्रिडिक्टेड बाय regression, predicted by regression wherein we have incorporated the values of alpha beta। वो निकला है, दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं मल्टीपल आर। दोनों के पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन को क्या कहते हैं? म्यू, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट बाय पॉइंट को साथ हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों करते हैं? वेरिएंस में स्क्वायर क्यों करते हैं? ताकि बिकॉज सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। तो वेरिएंस के फॉर्मूले की जस्टिफिकेशन यही है कि वो स्क्वायर ऑफ द डेविएशन होता है, ताकि वो जीरो ना हो जाए किसी पॉइंट पे। ठीक है, जब भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं स्क्वायर फॉर्म में होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब तो 9 में है। सॉरी मैं मैट्रिक से ऊपर नहीं गया अभी तक, नीचे नीचे गए। सर हमारा सिलेबस में मैट्रिक दी थी। अच्छा क्या मैट्रिक नहीं सर? अरे वापस हमने अच्छा ये किया। फिर हमने कहा कि जब सम ऑफ स्क्वायर करते हैं और इसको n-2 पे डिवाइड करते हैं तो इसको वेरिएंस ऑफ द रिग्रेशन कहते हैं जी। और जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम कहते हैं ये एरर ऑफ द रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन। ठीक है, उसी ये अभी उसी तरह ये वैल्यू इधर बिक रही हुई है, हमने इसको कोई नाम देना है। अब ये जब आ गया, ये आ गया, तो ये ऊपर वाला निकाल सकते हैं ना। ये ऊपर वाला क्या है? ये है इक्वल टू ये टोटल माइनस रेजिड्यूअल। वैसे आमतौर पर लोग उस तरह जाते हैं, हम जरा उल्टा गए। तो ये रिग्रेशन की वजह से जो वेरिएशन है, अब इसको समझें, ये इसका ताल्लुक ये ऊपर आर स्क्वायर के साथ है। ये यहाँ पे मैं बताऊं कैसे, इसको देखें जरा। ये है जो रिग्रेशन की वजह से वेरिएशन आई है,
डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। रिग्रेशन की वजह से वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। आगे सॉरी, ठीक है। ये 62 डिवाइडेड बाय ये, अच्छा, इक्वल टू जो रिग्रेशन की वजह से नहीं, जो स्टोकेस्टिक वेरिएबल की वजह से है वो ये डिवाइडेड बाय टोटल 16% वेरिएशन म्यू फैक्टर्स की वजह से हैं, स्टोकेस्टिक फैक्टर्स, और तकरीबन कोई 84% वेरिएशन जो है सेल्स में वो एडवर्टीजमेंट की वजह से। ये हो गया। इसको कहा जाता है आर स्क्वायर। ये जो इधर शायद नोट्स में आपको नजर आएगा, ये आर है जिसको मल्टीपल आर कहते हैं। ये आर स्क्वायर जो अभी हमने निकाला है रिग्रेशन की वजह से वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। जब हम कहते हैं रिग्रेशन की वजह से वेरिएशन तो इसका मतलब है रिग्रेशन लाइन में जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनकी वजह से जो चेंज आई है वो 84% है राउंड ऑफ करके, तो बाकी जो म्यू की वजह से है वो 16%। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर ये हमने फार्मूला अप्लाई किया जिसको रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन भी कहते हैं, जो वो एक्सेल ने निकाला था, जो मैंने आपको फिर सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2 करके यहाँ भी बताया है और उधर भी। ये वो फार्मूला, ये मल्टीपल आर है फॉर रिलेशन बिटवीन y एंड y हैट। आप इस शीट का बेशक फोटो लेना चाहे तो ले लें। ये इसमें जितने भी ये सारे कैलकुलेटेड हैं एक्सेल या SPSS करेगा, कैलकुलेट किया, ये देख लीजिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके सर रेजिडुअल भी पॉइंट टू पॉइंट उसने किया, ये पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं कि हमने सही किया। ये देखिए ये हमने किया हुआ है और ये इसने कि इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V, तो जरा इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक है या ठीक नहीं है। और इसको भी कंट्रोल V कर ये देखें, ये इसने किया है, ये हमने किया है, ये -1.6 ये हमने किया है, और रैंडमली कहीं भी देख लें ये -0.07 है और ये हमने किया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि एक्सेल